Welcome students, welcome to Sanjay Godawat IIT and Medical Academy. I am Pooja Samaje, a botany lecturer और आज हम देखने वाले द चैप्टर प्लांट किंगडम. ओके, इस चैप्टर में प्लांट किंगडम चैप्टर में आज हम देखने वाले एक स्मॉल टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम. एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम आज हम इस क्लास में देखने वाले. ठीक है, तो अब व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो आपको सेकेंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बताए गए हैं, जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है जिसको 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ ऐसा बोला जाता था. तो उसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा वाला था? द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? मतलब आर.एच. विटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिस मतलब जो कौन सा था? 5 किंगडम सिस्टम था. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर.एच. विटाकर ने 1969 में दिया था. तो इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया. ओके, मतलब हम यहाँ पे ये चीज क्यों ले रहे हैं? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेंगे, फिर उसमें किंगडम प्लांटे को लेंगे और फिर किंगडम प्लांटे में कौन से वाले क्लासिफिकेशन दिए हैं वो समझना है. समझने की कोशिश करना यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम में, कि आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. उसमें एक जो किंगडम आता है दैट इज प्लांटे. अब इस प्लांटे के अलग अलग डिविजन्स आएंगे, जैसे कि आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. अब उसमें भी एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सटेंड करके इस प्लांट किंगडम सिस्टम में दिया है. ठीक है, तो उसी बात को हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो थोड़ा हम देखते हैं कि ये मोनेरेंस किंगडम मोनेरा में कौन आता है बच्चों? बैक्टीरिया. Bacteria is the sole member of the kingdom Monera. It is a prokaryotic kingdom. Yes, इस बात को तो आप पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा. अब ये प्रोकैरियोट भी था और ये कैसा किंगडम था? यूनिसेलुलर. अब उसके बाद आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा इज आल्सो यूनिसेलुलर. यह बातें आप पढ़ चुके, थोड़ा हम रिवाइज करेंगे. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम है ये. यस, ओके. नेक्स्ट फंगाई. फंगाई कैसा है? फंगाई इज मल्टीसेलुलर. फंगाई इज मल्टीसेलुलर एंड इट इज अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम है. बच्चों फंगी में क्या एक्सेप्शन आता है मल्टीसेलुलरिटी के लिए? यस, देयर इज वन एक्सेप्शन फॉर दिस मल्टीसेलुलरिटी, दैट इज ईस्ट. ईस्ट यूनिसेलुलर है, फिर भी ईस्ट को किंगडम फंगी में रखा गया है, क्योंकि ईस्ट शो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंगाई, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. और क्योंकि ईस्ट फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, इवन दो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको किंगडम फंगी में, जो कि एक मल्टी सेलुलर किंगडम है, उसमें रखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम प्लांटे. अब इसी के बारे में इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है. तो किंगडम प्लांटे में ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलने की जगह मल्टीसेलुलर प्लांट्स बोला जा सकता है. एंड कैसे होंगे ये? ऑटोट्रोफिक. ऑफ कोर्स यूकैरियोट भी होंगे, डिटेल में देखा जाएगा इसको. किंगडम एनिमलिया भी मल्टीसेलुलर है बट ऑटोट्रोफिक नहीं. मोस्ट मेंबर्स आर हेटेरोट्रोफ्स. ओके, तो ये कुछ किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसको आर.एच. विटाकर ने दिया था.
अब नेक्स्ट, ओके, कैसे जा रहे हैं इस चैप्टर में? आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब उसमें भी प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम, हम उस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाले में से किंगडम प्लांटे ले रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे तुमको एक इंट्रोडक्शन वाला फॉर्मेट दिया है, अर्लियर करके बताया है। तो अर्लियर का मतलब क्या है कि पहले। दे आर टॉकिंग अबाउट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लियर का मतलब है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंगी को, मेंबर्स ऑफ मोनेरेंट्स को, प्रोटिस्टा को एंड ब्लू ग्रीन आल्गे को, बिकॉज ऑफ presence of cell wall, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कहां पे रखा गया था? केप्ट अंडर किंगडम प्लांटे। क्योंकि इन सब में सेल वॉल है, इस वजह से इनको पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम में रखा गया था? किंगडम प्लांटे में रखा गया था। बट these are no more प्लांटे। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से किंगडम प्लांटे में रखे जा चुके थे, बट दे आर नो मोर अंडर किंगडम प्लांटे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये फंगी मल्टीसेलुलर है पर फोटोसिंथेसिस नहीं करता। मोनेरेंट्स तो प्रोकैरियोट है और प्लांटे यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा इज अ यूनिसेलुलर, ओके, और ब्लू ग्रीन आल्गे भी क्या है? प्रोकैरियोट है। तो ये किंगडम प्लांटे में नहीं आ सकते। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। तो इससे पहले बच्चों किंगडम प्लांटे क्या है बच्चों? ये क्या है? किंगडम। इस किंगडम में डिविजन्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट आल्गे, सेकंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड टेरिडोफाइट्स, फोर्थ जिम्नोस्पर्म्स, and fifth angiosperms। ये क्या है? ये सारे डिवीजन है, डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के ये 5 डिविजन्स है। तो बच्चों चैप्टर मूव कैसे कर रहा है? चैप्टर में बताया जा रहा है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल बहुत सारे मेंबर्स को किंगडम प्लांटे में रखा जा चुका था। फिर उसके बाद आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटाकर ने दिया है। उसके वो जो 5, अब धीरे धीरे ये मेंबर्स उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम्स में जा चुके थे। अब उस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक किंगडम आता है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के इतने सारे ये क्या है? डिविजन्स है। अब इन डिविजन्स में हम इस एंजियोस्पर्म के अंदर वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, तो यही बात हमने देखी है। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर.एच. विटाकर ये हुए। फिर उसके बाद प्लांट किंगडम, इनको पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था। फिर आर.एच. विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसमें किंगडम प्लांटे को सेपरेट बनाया गया और वो बाकी के मेंबर्स अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। अब ऐसे ही इस किंगडम प्लांटे में कौन कौन है? ये सारे डिविजन्स है। अब इनमें से इस एंजियोस्पर्म में हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि इंट्रोडक्शन में जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की जा रही है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम इन किंगडम प्लांटे। अब किंगडम प्लांटे में भी
कौन से डिवीजन के अंदर वाला क्लासिफिकेशन है? एंजियोस्पर्म के अंदर वाला क्लासिफिकेशन दिया गया है। ओके, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहला आएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों इसको आर्टिफिशियल बोला जा चुका है? इसमें क्या क्या कंसिडर करते थे? इसमें ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया जाता था, ठीक है। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या कंसिडर किया जाता था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, या फिर बोल सकते हैं ओनली 1 or 2 कैरेक्टर्स, ओनली 1 or 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किया जाता था, और मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता था, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता था। तो बच्चों, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्यों बोला जा रहा है? ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें क्लासिफाई, कोई नया प्लांट अगर आइडेंटिफाई हुआ है तो उसको क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ उसका सुपरफिशियल, ऊपर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा जाता था। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो भी किसका देख रहे हैं? सिर्फ एक या फिर दोन कैरेक्टर्स को ही, एक या फिर दोन ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा जाता था, वो भी मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट आर दीज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स? ओके, व्हाट आर कैरेक्टर्स में बच्चों, कैरेक्टर्स में 2 प्रकार के कैरेक्टर्स आते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? नॉट ओके, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मीन्स लाइक, एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, ये सब किस में आएंगे? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स विच विल नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। और फिर और एक प्रकार का कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मीन्स ऐसे कैरेक्टर्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्लावर से क्या बनेगा? ये फ्रूट, सीड, ये सारे किस में आएंगे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। बच्चे फ्लावर में, जैसे कि फ्लावर में क्या आएगा? कार्पेल के बारे में देखा जाएगा, ओव्यूल के बारे में देखा जाएगा, तो ये सब कुछ किस में आएंगे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में आएंगे, ठीक है। तो व्हाट आर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तुमको मालूम पड़ा है, तो हम क्या देख रहे थे? ओके, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई प्लांट अगर मिला है तो उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा जाता था, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, इनमें से कोई भी 1 और 2 को, फिर वो भी सिर्फ उसका मॉर्फोलॉजी चेक किया जाता था, फिर क्लासिफाई किया जाता था। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमको क्या है? लिन्नेयस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। बच्चों, लिन्नेयस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लिन्नेयस ने क्या लिया था बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम को, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया था, और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अंडरस्टूड। आपको एग्जाम्पल याद रखना है और ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ओके, अब इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि फ्यू कैरेक्टर्स कंसिडर किया था तो सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इसका मतलब क्या है बच्चों? सिर्फ एक या फिर 2 कैरेक्टर्स को देख के किसी प्लांट को किसी ग्रुप में क्लासिफाई करने से क्या होता है कि वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है शायद उस ग्रुप में वो जाए ही ना, किसी दूसरे ग्रुप में जाए। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेपरेट होते हैं जब कभी भी सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को देख के क्लासिफाई किया जाएगा, और इसमें इक्वल वेटेज इज गिवन टू वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ये तो समझ आया। फिर अगर इक्वल वेटेज इज गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, पकड़ा तो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर ही था, और पर अगर कोई रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पकड़ा भी, कंसिडर किया भी, तो भी
उसको भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी और उस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी, दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया। अब इसका ये क्यों, अगर ऐसा किया तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चों जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दीज चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। पर जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ये क्या होते हैं बच्चों? कंजर्वेटिव बोल सकते हैं हम। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अगर कोई कैरेक्टर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है और आप उसको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन गलत हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में मैंने आपको बोला था रूट, स्टेम, लीफ आते हैं। बच्चों हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा है, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये मॉडिफाई हो सकते हैं, पर कभी भी हमने मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर नहीं पढ़ा, अ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, अ फ्लोरल कैरेक्टर। समझ में आया? तो समझो अगर किसी रूट को, किसी प्लांट के रूट को, स्टेम को देख के अगर उसको किसी ग्रुप में क्लासिफाई किया, और तो क्या हो सकता है, उसके उन स्ट्रक्चर्स में चेंज भी तो हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए। एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ही ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, उनको ज्यादा वेटेज देना चाहिए, तब जाके क्लासिफिकेशन करेक्ट होता है। तो ये ड्रॉबैक जो थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, ये ड्रॉबैक्स ओवरकम किए गए एक नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो कि कौन सा है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो natural system of classification is against artificial system of classification. The meaning कि it is against, इसका ये मतलब है कि उसके drawbacks इधर overcome हुए। तो वही बोल रहे, देखो, overcomes the drawbacks of artificial system of classification। तो drawbacks overcome हुए मतलब कौन कौन से characters consider हुए? इधर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कंसिडर हुई, ग्रॉस सुपरफिशियल नहीं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी कि टोटल मॉर्फोलॉजी। मेनी कैरेक्टर्स यहाँ पर कंसिडर किए गए, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कंसिडर की गई। और यहाँ पर 1 और 2 नहीं, मेनी कैरेक्टर्स कंसिडर हुए, टोटल मॉर्फोलॉजी या फिर मेनी कैरेक्टर्स। वहां पर आर्टिफिशियल में क्या था बच्चों? 1 और 2 कैरेक्टर्स, ग्रॉस सुपरफिशियल, इधर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। एंड यहाँ पर natural affinities of the organisms, natural affinities of organisms consider हुआ। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच वाला अफिनिटी, नेचुरल अफिनिटी मतलब नेचुरली दो ऑर्गेनिजम्स जिस चीज में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, किस कैरेक्टर में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, उसको बोला जाएगा नेचुरल अफिनिटीज। तो उसको कंसिडर करके यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया। तो ओवरकम कैसे हुआ, ये पॉइंट्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बेहतर क्यों है? क्योंकि पीछे तो देखा ही हमने कि कौन कौन से कैरेक्टर कंसिडर किए गए, पर यहाँ पर अलोंग विथ मॉर्फोलॉजी। नाउ व्हाट इज मॉर्फोलॉजी बच्चों? एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना इज मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ यहाँ पर और कई फीचर्स देखे गए, दैट इज एनाटॉमी कंसिडर की गई। नाउ व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया गया क्लासिफिकेशन के लिए। अगर कोई प्लांट मिला है तो उस प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए, उन सारे कैरेक्टर्स की मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी भी कंसिडर की गई। एम्ब्रियोलॉजी, अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। बच्चों एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से बनता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो से एक न्यू, मतलब एम्ब्रियो से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये सब कुछ भी स्टडी किया गया। अब उसके साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ
फाइटोकेमिस्ट्री भी कंसिडर की गई, फाइटोकेमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट, केमिकल कंपोजिशन स्टडी की गया। केमिकल कंपोजिशंस मतलब बच्चों, अगर कोई केमिकल पर्टिकुलर केमिकल है जो उसके प्लांट के ग्रोथ के ऊपर, डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होने वाले केमिकल्स के ऊपर भी स्टडी किया गया। और फिर उसके बाद आता है, और फाइटोकेमिस्ट्री के लिए केमिकल्स के ऊपर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक नीम। नीम में एक पर्टिकुलर प्रकार का केमिकल होगा, तो इस प्रकार के केमिकल्स कौन कौन से प्लांट में, मतलब कौन कौन से केमिकल्स है, उसको भी कंसिडर किया गया। फिर उसके साथ साथ अल्ट्रास्ट्रक्चर। नाउ अल्ट्रास्ट्रक्चर भी स्टडी किया गया। व्हाट इज दिस अल्ट्रास्ट्रक्चर? अल्ट्रास्ट्रक्चर है, अल्ट्रास्ट्रक्चर इज स्टडीइंग एट हायर मैग्निफिकेशन, हायर मैग्निफिकेशन। तो अलॉन्ग विथ मॉर्फोलॉजी ये सारे कैरेक्टर्स भी स्टडी किए गए, यानी कि दिस इज ओवरकमिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों अगर इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद, इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो क्लासिफिकेशन बेहतरीन ही होगा ना। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जांपल है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करके प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, और वो कौन सा सिस्टम के अंदर आता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से भी बेहतरीन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यहां पर हम एक बात लिख सकते हैं, बट evolutionary characters not considered। अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया, और उसको कंसिडर किया गया नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज अ मोर एक्सेप्टेड सिस्टम of classification because it is based on evolutionary characteristic features. According to phylogenetic system of classification, एक टैक्सा मतलब क्या? Organisms having common ancestor। जिस भी organisms के बीच, मतलब जिस भी organisms के ancestors commons है, वो सब मिलके किस में आते हैं? एक टैक्सा में आते हैं। ऐसा phylogenetic system of classification में बोला जाता है। ठीक है, तो phylogenetic system of classification में क्या होता है बच्चों? Fossils help to study the evolutionary relationships। फॉसिल्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करने में मदद करते हैं बच्चों। ठीक है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अगर समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं? बेहतरीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पर अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, इफ नो फॉसिल्स then कुछ अदर ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी की मदद ली जाती है फॉर फाइलोजेनेटिक आइडेंटिफिकेशन, एंड दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? फेनेटिक्स, जिसको बोला जाता है फेनेटिक्स। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल के साथ साथ और एक टैक्सोनॉमिक ब्रांच आता है, और वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, और फिर उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी को क्या बोल सकते हैं? और एक नाम है कैरियोटैक्सोनॉमी। ठीक है,
एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाइंड आउट करने के लिए अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके भी 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या क्या किया जाता है बच्चों, एवरी कैरेक्टर is given codes and numbers. Now codes का मतलब क्या है, कोड्स का ये मतलब है कि जैसे कि प्लस, माइनस, जीरो, इस प्रकार के कोड्स किए जाते हैं। और बच्चों हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसीडर्ड, और इस प्रकार से फाइलोजेनी फाइंड आउट की जा सकती है। देन आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है बच्चों, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट को कंसिडर किया जाता है। यानी कि जो भी प्लांट का क्लासिफाई करना है, उस प्लांट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स है और वो केमिकल्स कौन से प्लांट के साथ रिलेट करते हैं, तो ऐसे करते करते एंसेस्ट्री ढूंढी जा सकती है। देन साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी। आप लोगों को कैरियोटैक्सोनॉमी मतलब समझ में आता होगा, कैरियो इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है बच्चों, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर एंड क्रोमोसोम का नंबर कंसिडर किया जाता है। यानी कि बच्चों मोस्ट मतलब एंसेस्ट्री वाइज क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, स्ट्रक्चर भी मोर ओवर सेम ही रहता है। तो अगर सेम क्रोमोसोम नंबर है तो उसकी एंसेस्ट्री ढूंढना आसान हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है तो एंसेस्ट्री ढूंढना आसान हो जाता है। और अगर हम बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जिस स्पीसीज को हमको क्लासिफाई करना है उसके सारे कैरेक्टर्स को अगर अवेलेबल सारे कैरेक्टर के साथ हम क्या करें, कंपेयर करें, तो हमको एंसेस्ट्री ढूंढने में मदद हो सकती है। तो कंपेयर करने के लिए हमको हर कैरेक्टर को कोड्स या फिर नंबर्स देना पड़ेगा। ये कैसा होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। यानी कि सिस्टम में बहुत सारे कैरेक्टर्स पहले से ही सिस्टम में डाले जा चुके होते हैं। तो अब जो आपको नया स्पीसीज मिला है उसके कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर के साथ कंपेयर करके एंसेस्ट्री ढूंढी जा सकती है। तो ये है अदर ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी जो हमको किस में मदद करेंगे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ढूंढने में मदद करेंगे। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ढूंढ के जो क्लासिफाई किया जाता है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम मोस्टली दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम करेक्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए इस सिस्टम को मोस्टली फॉलो किया जाता है। समझ में आया? ओके। देन हम अब ये जो भी हमने पढ़ा इसका थोड़ा एनसीईआरटी में क्या दिया है देखते हैं। हम एनसीईआरटी थोड़ी रीड करते हैं। देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन we looked at the broad classification of living organisms under system proposed by Whittaker, R.H. Whittaker 1969 में, wherein he suggested the 5 kingdom classification। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया एंड प्लांटे, ये क्या थे, किंगडम्स थे, 5 किंगडम्स। इन दिस चैप्टर मतलब किंगडम प्लांटे में we will deal in detail with further classification, next classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। plant kingdom में classification हम study करने वाले हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे टाइम बीतता गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलता गया। फॉर एग्जाम्पल
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहले जिन सबको एक साथ डाला गया था उन सबको सेपरेट सेपरेट किया गया इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी का मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। तो वही बात वो आगे बोल रहे, देखो, फंगा एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल बिकॉज ऑफ सेल वॉल have now been excluded from plantae। now been excluded मतलब पहले उसमें थे, दो earlier classification placed them in the same kingdom। एक ही किंगडम में डाला गया था पर अब वो उसमें नहीं है। and this is our, इसका मतलब है कि our understanding has changed। ठीक है, so the cyanobacteria, अब इसको सेपरेट थोड़ा बोल रहे, cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore। तो पहले आल्गे में साइनोबैक्टीरिया को डाला जाता था जो कि एक प्रोकैरियोट है और आल्गे एक यूकैरियोट है। तो पहले वो उसमें था बट वो अभी आल्गे में नहीं है। ये भी दर्शाता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम बढ़ता गया है, इम्प्रूव होता गया है। ठीक है, इन दिस चैप्टर प्लांट किंगडम में वी विल डिस्क्राइब आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर किंगडम प्लांटे। ठीक है, अब देखो, लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। मैंने आपको बोला आर.एच. विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें किंगडम प्लांटे आता है। किंगडम प्लांटे में 5 डिविजन्स आते हैं, उसमें से एक डिवीजन है एंजियोस्पर्म। उसके अंदर का क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम इंप्रूव होता गया। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट सिस्टम मतलब अब यहाँ पर वो आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर्ड। अब वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स एटसेट्रा। दे वेर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर कंसिडर किया था, बताया मैंने। और द एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर को लेके किसने क्लासिफाई किया था? लिन्नेयस, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। वही बात आगे बता रहे, सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दूर हो गए, क्यों? बिकॉज ओनली बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ ही कैरेक्टर्स लिया था, इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेपरेट हो गए। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज, यानी कि यहाँ पर वो ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस we know that often the vegetative characters are more easily affected, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जल्दी अफेक्ट होते हैं किससे बच्चों? एनवायरनमेंट से। ये बात हमने देखी है। एज अगेंस्ट दिस, अब इसके अगेंस्ट एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच वेर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज। मैंने बोला तुमको नेचुरल अफिनिटीज। नेचुरल अफिनिटीज का मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में नेचुरली क्या सिमिलैरिटी है। नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड not only the external feature, not only morphology, but also internal structure like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry considered। ये हमने देखा है। Such a classification for flowering plants was given by example George Bentham and Joseph Dalton Hooker। इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल सिस्टम में आता है। एट प्रेजेंट मैंने क्या बोला आपको? मोस्ट एक्सेप्टेड, जिसको फॉलो किया जाता है, वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। किसके ऊपर आधारित है? एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर आधारित है। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। एट प्रेजेंट एक्सेप्टेबल, प्रेजेंट में कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। सेम एंसेस्टर वाले ऑर्गेनिजम्स एक टैक्सा बनाते हैं, वन टैक्सा बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। we now use informations from many other sources to help resolve difficulties in classification। क्लासिफिकेशन के डिफिकल्टीज दूर करने के लिए अदर सोर्सेस यानी कि यही न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वगैरह, these becomes more important when there is no supporting fossil evidence। बच्चों मैंने तुमको बोला अगर फॉसिल्स अवेलेबल है तो एंसेस्ट्री ढूंढी जा सकती है, अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो अदर सोर्सेज की मदद ली जाती है। अदर सोर्सेज लाइक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है?
which is now easily carried out using computers. Computer based programming बोला. All observable characters, numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. ये हमने देखा है. In this way, each character is given equal importance. अब बच्चों तुमको ये ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में each characters को equal importance दिया जाता है and at the same time hundreds of characters can be considered. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हर कैरेक्टर को कोड्स और नंबर दिया जाता है, hundreds of character कंसिडर किए जाते हैं और hundreds of characters को equal weightage दिया जाता है. Okay? Then cytotaxonomy, that is based on cytological information, like cytological information, cytoplasm का information, मतलब कि जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इसको कंसिडर करके क्लासिफाई किया जाता है. Then and chemotaxonomy, chemotaxonomy मतलब chemotaxonomy that uses the chemical constituent of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. में इसको यूज किया जाता है. बच्चों टैक्सोनॉमी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट में कौन कौन से अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि कोई डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कुछ ही प्रकार के कुछ ही पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो उसकी मदद से हम एंसेस्ट्री ढूंढ सकते हैं. समझ में आया? तो आज ये लेक्चर हम इधर ही स्टॉप करते हैं और हमने आज क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिवीजन algae. ओके, थैंक यू.